टाइमलाइन सेट करते हैं। चौहान अपने पीक पर हैं, विगराज दिल्ली पर कब्जा कर गए। विगराज तो अजमेर बैठ के दिल्ली कंट्रोल कर रहे थे, पृथ्वीराज तो दिल्ली आ गया, दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज के टाइम तक आते आते। उधर से टर्क अटैक हो रहे हैं, टर्क दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। पृथ्वीराज से उनकी लड़ाई होती है 1191 में, त्राइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराते हैं। मोहम्मद गोरी का जो वहाँ का सेनापति था काजी जियाउद्दीन, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसे काफी दिन यहाँ पे रख के फिर छोड़ा जाता है। अगला जो बैटल है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, उसमें पृथ्वीराज हार जाता है। गोरी दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है, तो जहां पर वो चेंज होगी ना, जहां पे फॉल्ट आएंगे ना, वहां पर ज्यादा चीजें बातें की जाएगी। इसलिए पृथ्वीराज बात की गई कि पृथ्वीराज के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। उसके बाद में पहली बार भारत में जो टर्क थे वो दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले तक दिल्ली नहीं आ पाए थे वो, इसलिए पृथ्वीराज की ज्यादा बातें। महाराणा प्रताप की अधिक बातें होने की रीजन ये है कि उन दिनों में जब अकबर लगभग भारत को अपने पक्ष में करता जा रहा था, उस समय कोई एक आदमी खड़ा होके और ये कहे कि ना, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हूं, तो वो ब्रेवरी तो अलग दिखती है ना। महाराणा प्रताप अलग कैरेक्टर है बहुत। कैसे बनते थे राजा पहले? पिता राजा है, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, यही तो था मोनार्की सिस्टम, यही। तभी हम डेमोक्रेसी लाए। एक ही परिवार के पास पावर नहीं भाई, जनता के पास में जनता, ऐसा ही तो कुछ है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए, वो अपने एक दूसरे बेटे को राजा बना के जाते हैं, जगमाल। लेकिन मेवाड़ की जनता ने बगावत की है। महाराणा प्रताप उस मोनार्की के एज में, उस राजतंत्रों के काल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे थे। वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे? नहीं थे, तो सबसे बड़े थे पर उनको नहीं बनाया गया। ओ, पर क्यों नहीं? पहले राजाओं में ये आप दोष मानिए या उस समय का सामाजिक नियम मानिए, एक राजा के अधिक रानियां होती थी, एक से अधिक रानियां होती थी। फिर जिस रानी का इन्फ्लुएंस राजा पे ज्यादा होता था, उसके बेटे के राजा बनने की संभावना अधिक हो जाती थी। कालांतर में ये बड़ा नुकसानदायक रहा। हालांकि शुरुआत में अधिक शादियां करने के पीछे लॉजिक ये था कि राजा के अधिक शादियां होंगी तो अधिक बच्चे होंगे, तो अपने लोगों के पास में पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, कंट्रोल में रहेंगे, सेना बड़ी होगी, अपनी सेना को संभालने वाले लोग होंगे। पर धीरे धीरे उसके बाद में साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, उसमें एक वो भी था। टाइमलाइन की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि आप या तो कोई श्लोक सुनाइए या कुछ भी कह दीजिए, किसी देवता को याद कीजिए। श्लोक का तो मैं तो राजस्थानी का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, हमारा राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है। तो हमने सबसे अधिक याद किया धरती को, और हमने कहा भाई इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी देवी ये है। तो हमारे सूर्यमल मिशन बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए, उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन कही कि इला न देनी यहाँ पढ़ी हालरियो हुल राय, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माए। कि एक माँ अपने बच्चे को जब झूला झुलाती है ना बचपन में, तब भी राजस्थान में सिखाती थी कि तू मर जाना पर धरती किसी को मत दे देना, धरती माँ है। जननी जन्म भूमि से स्वर्गवादपि गृहसी, कि माँ और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी बारिश कम होती है, ऑब्वियसली बात है, पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी भारत बारिश कम लेता है, तो हमने उसको भी इंजॉय किया कि कम होती तो होती है। तो हमारे किसी कवि से पूछा गया कि भाई इतनी कम बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है कि इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। पानी रोकाई प्यावणवा रगत पियोड़ी रज, शंका मन में समझान घण नहीं बरसे गज, कि मन में ये शंका कर लेते हैं इसलिए हमारे यहाँ पर बरसते नहीं है। तो राजस्थान तो रक्त भूमि है जी। जय भवानी। अब टाइमलाइन की शुरुआत कहाँ से करें? टाइमलाइन की राजस्थान में तो बहुत पुराना जाता है राजस्थान की हिस्ट्री, यदि टाइमलाइन से शुरू की जाए तो। जैसे रामायण और महाभारत में राजस्थान के वर्णन है। नॉर्मली माना जाता है कि भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के लिए, और समुद्र ने मना कर दिया था कि रास्ता नहीं दिया जाएगा, राम जी 3 दिन तक वहां पर बैठे रहे, तब समुद्र डरा जब उन्होंने अपना बाण चढ़ाया और उसने कहा मैं रास्ता दे दूंगा, आप बाण मत चढ़ाइए। पर ऐसा कहते हैं जब वो बाण चढ़ चुका तो उसको कहाँ छोड़ा जाए, तो फिर वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, ऐसा मानते हैं। और कहते हैं पहले हमारे यहाँ समुद्र था और उस बाण की वजह से समुद्र सूख गया। ऐसा रामायण के साथ हमारे राजस्थान की हिस्ट्री जुड़ जाती है। हिस्टोरिकल एविडेंस सीधे सीधे आपको नहीं मिल सकते, पर जैसलमेर में अब खूब सारी ऐसी चीजें मिलती है जमीन के अंदर, जिससे पता चलता है धरती बहुत पुरानी थी और यहाँ पर समुद्र तो था, कि जो चीजें समुद्र के पास में थे वहां पर है। इवन महाभारत में ऐसे उल्लेख मिलेंगे राजस्थान के आपको कि अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, उनकी शादी राजस्थान हुई थी। जयपुर के पास में एक जगह पर थी विराटनगर, वहां के राजा थे विराट, उनकी राजकुमारी उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी होती है, जिनके बेटे बाद में महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनते हैं। इवन पांडवों का जो अज्ञातवास है वो विराटनगर के अंदर ही बीता था। तो पुरानी टाइमलाइन तो हमारी बहुत पुरानी जाती है, पर उसके अभी तक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। भारत में ये भी दिक्कत है कि अभी तक हम रामायण और महाभारत को प्रूव नहीं कर पाए, कि खूब सारे लोग ये मान लेते हैं कि तो कहानियां हैं, ये हिस्ट्री नहीं है, और जब तक वो हिस्ट्री प्रूव नहीं हो सकती तब तक इसको आप जोड़ भी नहीं सकते। तो राजस्थान में एक सेंटर पड़ता है हमारे कालीबंगा, तो जैसा हड़प्पा था, जैसा मोहनजोदड़ो था, ठीक उसी टाइम हमारे कालीबंगा था।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमारी टाइमलाइन शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली शुरू हो जाती है। ओके, हम वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इवन पैलियोलिथिक एरा जिसको हम कहते हैं, पाषाण काल जिसको बोलते हैं हम, जब पत्थरों से मनुष्य अपने हथियार से शिकार किया करता था, स्टोन एज। हाँ, स्टोन एज जिसको हम कहते हैं। उस टाइम का हमारे राजस्थान में एक भीलवाड़ा में बहुत अच्छा सेंटर है, बागोर नाम का एक सेंटर मिलता है। हमारे बालोतरा जिले में एक सेंटर मिलता है, तिलवाड़ा। हमारे एक डिडवाना नाम करके एक जगह मिलती है। लूनी नदी जो थी, लूनी नदी के आसपास की खूब सारी इस प्रकार की चीजें मिलती है। पर कालीबंगा के बाद में थोड़ा और ज्यादा विस्तार से मिलता है। हमारे एक सिविलाइजेशन भी कालीबंगा से थोड़ी सी बाद की, आहड़, उसी टाइम के आसपास की सिविलाइजेशन, आहड़, उदयपुर के ठीक पास में आहड़ नाम का एक गांव। उन लोगों का ग्रीक और रोमन के साथ में ट्रेड था, क्योंकि ग्रीक और रोमन चीजें मिली है वहां से। इवन अफगानिस्तान में लेपिस लाजुली होती है ना, लाजवर्थ जिसको कहते हैं, नीले रंग का एक पत्थर होता है, पड़ा होगा आपके पास, लेपिस लाजुली के बगल। हाँ हाँ, ये लेपिस लाजुली। तो ये हमारे आहड़ से मिली है, ये अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान से यदि आहड़ आई है तो वाया ट्रेड ही आई है, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, या कोई कल्चरल ऐसा एक्सचेंज रहा होगा उनके बीच में। अच्छा, उसका रीजन ये भी था कि मैंने बताया गुजरात जाते थे, अफगानिस्तान से गुजरात जाओगे तो उस रूट के अंदर आहड़ आएगा, तो आहड़ एक बड़ा सेंटर रहा था हमारे। पर जिस राजस्थान को अब हम जानते हैं, बेसिकली राजाओं वाली हिस्ट्री को जब हम उसको जानते हैं, उसका जब यूं मोटा मोटा हम शुरू करते हैं, तब वो हमारी टाइमलाइन जो बाद में डायनेस्टीज रही उनके हिसाब से सेट होती है। जैसे हमारे सबसे बड़ी डायनेस्टी या रिच डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला जो गुहिल डायनेस्टी थी, गुहिल डायनेस्टी को यदि आप हिस्ट्री में सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पर लिखवा के गए थे, वो सच है। किताबें हो सकती है बाद में लिखी गई हो, किसी ने उनमें हेरफेर कर दिया हो, पर पत्थर पे लिखा हुआ नहीं तो आप उसमें हेरफेर किया जा सकता है, और उसने उसी टाइम लिखवाया जब वो था। 646 का 646 ईस्वी का उदयपुर के पास में गांव है सामोली, उस सामोली गांव से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है शिलादित्य नाम के राजा का। वो राजा अपने से पहले के 4 राजाओं के जिक्र और करता है, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य का नाम आता है। यदि उस टाइमलाइन में हम पीछे जाते हैं, मोटा मोटा मानते हैं एक राजा का टाइम 20 साल होता है। यदि हम 20 साल पीछे जाते हैं, जो गुहिल का जो टाइम है वो 566 आता है। इसका मतलब 6th सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर एक राजा राज कर रहा है, गुहिल नाम का राजा। मेवाड़ के अंदर गुहिल नाम का एक राजा राज कर रहा है। तो गुहिल वालों की टाइमलाइन 5th सेंचुरी तक तो चली गई, 6th सेंचुरी तक तो चली गई। गोहिल जी सबसे पुराने राजा, नॉन जो राजा है उसमें। और उसी गुहिल के नाम पर उस डायनेस्टी का नाम गुहिलोथ पड़ा। फिर एक गांव हुआ सिसोदा, उस सिसोदा गांव से गुहिलों तो एक ब्रांच निकली सिसोदिया, तो महाराणा प्रताप सब सिसोदिया गुहिलूथ थे, तो गुहिल से वहां से वो टाइम लग जाते। हमारे एक वेस्ट राजस्थान में एक किंगडम रहा राठौड़ डायनेस्टी रही। राठौड़ों का इतिहास तो और पुराना चला जाता कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो 3rd BC के हैं, उनमें रठिक का उल्लेख आता है। वही आपके साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट है, बाद में कर्नाटक महाराष्ट्र में उन राष्ट्रकूटों के नाम पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रकूटों का महान राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राज्य सौराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राठ, जिसको बाद में गुजरात में लाट बोलने लग गए थे, वही बाद में राजस्थान की तरफ मुंह करके राठौड़ हुए। राष्ट्रकूट बोलते बोलते वो नाम राठौड़ हुआ है। बहुत पुरानी हिस्ट्री चली जाती है। हमारे जैसलमेर में भाटी हुए, तो भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। भाटियों को भी आप देखोगे तो बहुत पुराना BC के अंदर चली जाएगी उनकी हिस्ट्री। राजा गज हुए थे, उन्होंने गजनी बसाई थी। अफगानिस्तान वाला जो गजनी है वो राजा गज का बसाया हुआ राजा गज भाटी है। इसे मोहम्मद गजनी, हाँ, वो गजनी का इसलिए उसका नाम है महमूद, वो गजनी का इसलिए गजनवी। ओके, जो दिल्ली का होता है वो दहलवी, तो जो गजनी का है वो गजनवी, जो गोर का है वो गोरी। ये गांव के नाम है, खिलजी, गोर, गजनवी, ये सब गांव के नाम। ये ज्योग्राफिकली कहाँ है? अफगानिस्तान, यानी कि राजपूताना वहां तक फैला था। पहले तो हिंदू कल्चर थी, आप इसको तो आर्य कल्चर बोलो ना, आर्यंस थे वो सारे, आर्यंस कल्चर वहां तक फैली हुई थी। राजपूत कल्चर, मैं कहता हूँ राजपूत शब्द बाद में देखने को मिलता है, वो राजपूतों के फोरफादर रहे होंगे, उनके पहले एंसेस्टर रहे होंगे, तब तक ये शब्द एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलता है। क्योंकि पुरानी जब किताबें देखते हैं ना, तो जैसे कालिदास जी ने एक बुक लिखी मालविका अग्निमित्र नाम के राजा पर, मालविका उसकी प्रेमिका, उसके ऊपर एक बाण भट्ट वे जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी, हर्षचरित और कदम्बरी। एक आपके धर्मपाल नाम का राजा, उसका खालिमपुर में एक दान पत्र मिला है। हमारे आबू से तेजपाल नाम के राजा का अभिलेख मिला है। चाणक्य के अर्थशास्त्र जो है उनसे में राजपुत्र शब्द है, राजपूत नहीं है वो, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजपुत्र, वो राजपुत्र करते करते बहुत बाद में जाके वो राजपूत नाम आने लगा। तब तक आप उसको आर्यंस कल्चर कहिए, आर्य कल्चर कहिए, क्षत्रिय परंपरा कहिए उसको, पर है वही, पीछे वहीं जाके जुड़ जाएगी वो सारी की सारी चीजें। हमें ना इस पे जेनेटिक स्टडीज करनी चाहिए, क्योंकि आपने पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले भी एक चीज कही थी, महाराष्ट्र के बारे में बात कर, भोसले सरनेम के बारे में कुछ कहा था। शिवाजी जो महाराज, छत्रपति महाराज शिवाजी थे, वो ऐसा कहते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो मेवाड़ से,
मेवाड़ से, कि मेवाड़ में हमारे एक राजा हुए थे अजय सिंह, यानी कि उनके परिवार का। हाँ, और अजय सिंह हुए थे। अजय सिंह के बेटे थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह यहाँ महाराष्ट्र आ गए थे अपने पिता से नाराज होके। सज्जन सिंह के बाद में दिलीप सिंह हुए, दिलीप सिंह के सिंह हुए, सिंह के भैरव सिंह हुए। भैरव सिंह का एक पेट नेम भोंसले बताया जाता है। उनके बाद में आगे शिवाजी वाली फैमिली है, उनकी 19वीं लीनेज पे आके एक्चुअली शिवाजी है वहाँ से। तो वो चीज़ें, जैसे मैं इसमें तो और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आपके महाराष्ट्र में तुलजा भवानी के मंदिर मिलेंगे। जी जी। हमारे चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर है, तो या तो मेवाड़ में या महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब आपस में दोनों कहीं ना कहीं एक थे, तभी वो इस प्रकार की चीजें मिलती है। लिंकेज तो है, लिंकेज है। आज भी मराठा और राजपूतों के बीच बहुत लिंकेज है। हाँ, जब राजपूत मराठा से मिलते हैं तो कुछ फील होता है पैरेलल? वो एक कहीं दोनों मार्शल कौम रही तो वो आता ही होगा, वो चीजें तो आती है। देवी भक्ति, देवी भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, वो जो वॉरियर स्पिरिट, वॉरियर स्पिरिट वाली चीज थी, ऑब्वियसली बात है। वो भारत में जहां जहां जिन जिन के अंदर है, उन सब के साथ ही वो आपस में फ्रीक्वेंसी तो मैच करती है, वाइब तो मिलती है। कहीं किसी प्रकार के दो लोग होंगे तो, अभी आपने शुरुआत में कहा मारवाड़ियों के गुजरातियों की मिलती है, तो क्या है वो ट्रेड वाला ही तो है, कि दोनों के अंदर वो ट्रेड वाली चीज आ जाती है। मैं मानता हूँ कि भारत में अक्सर हमारे जो सरनेम होते हैं, लास्ट नेम्स, उसमें काफी सारे रहस्य छिपे रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता क्योंकि कोई हमें ये बताता नहीं। ये मुझे पॉडकास्ट के थ्रू ही पता चला। जहाँ से आपके पूर्वज आए उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जा सकता है आपके सरनेम की वजह से। जिस तरह की उपासना आपको सूट करेगी वो भी पता चल जाता है कभी कभी आपके सरनेम से। इवन राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाती है वो नागणीची माता है, और हमारे जो रेफरेंस है वो ये बताते हैं कि हमारे एक राजा हुए धुहड़, और वो धुहड़ जो है वो नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर गए थे। मतलब महाराष्ट्र का नीचे वाला हिस्सा, कर्नाटक का ऊपर वाला हिस्सा, ये राष्ट्रकूटों का राज्य था। अब यदि वो कुल देवी की मूर्ति यहाँ से लेके जा रहे थे तो इसका मतलब तब तक उनको ये पता था ना वहां से आए हैं, तो इस बात को भी जानते थे कि हमारा ओरिजिन वहां पर है, हमारे नाम इसलिए ये राठौड़ है, इसलिए बना हुआ है। इवन बहुत बाद में हमारे जिन्होंने जोधपुर बसाया था, जोधा, उनकी एक डॉक्टर विधि श्रृंगार कंवर, उसकी मेवाड़ में शादी होती है। वो एक वहां पर बावड़ी बनवाती, बावड़ी समझते हैं आप, स्टेप वेल, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है। तो उसमें वो लिखवाती है कि मेरे पिता का नाम जोधा है और वो राष्ट्रवर्य है, तो राष्ट्रकूट राष्ट्रवर्य एक ही तो चीज है। तो खूब सारी चीजें आपको पता चलती है कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो सरनेम से। अगर हम टाइमलाइन को आगे लेकर जाएं तो हमारा पहला स्टेशन कौन सा होना चाहिए आपके मुताबिक? अब राजस्थान में एग्जैक्टली तो पहला स्टेशन इसलिए नहीं आ सकता कि मैंने कहा कि सब अलग अलग किंगडम है, अलग अलग किंगडम है तो सबके स्टेशन भी अलग अलग आएंगे। फिर मेवाड़ वालों की स्ट्रीम अलग प्रकार की चीजें होंगी, मारवाड़ वालों की अलग होगी। पर अगर अलग किंगडम है तो हम इसे राजपूत हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे जो रूलर थे वो राजपूत थे। लिंकेज क्या था आपस में? सब में वैवाहिक संबंध है, शादी भी आपस के अंदर उनके अंदर हो रहे थे। ओके, कल्चर? हाँ, कल्चर सेम, सबकी सेम कल्चर थी, भाषा सेम थी सब, पर वो अलग अलग किंगडम थे। युद्ध होते थे? युद्ध बाकायदा सब में युद्ध हुए, उनमें आपस में, सब में युद्ध हुआ। हाँ, आपस में युद्ध। इवन शादी हो रखी उसके बावजूद युद्ध हुए। क्यों? युद्ध का तो मोटा मोटा कारण साम्राज्य का विस्तार, एम्पायर एक्सपेंशन, मैं मेरे राज्य को बढ़ाना चाहूंगा, उसमें फिर शादी बैरियर नहीं है। दोनों चीजें हैं। कई बार कोई लंबे टाइम तक युद्ध चला है, उसके बाद में जब शांति आई है तो भी शादियां की आपस के अंदर, कि पुराने वाले को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कई बार ये भी है कि शादियां हो रखी उसके बावजूद युद्ध कर लिया उन लोगों ने। बहुत सरल सा सवाल है, ठीक है, पर गहरा सवाल भी है कि कोई राज्य युद्ध में जीतता क्यों था? मिलिट्री पावर या डिप्लोमेसी? दोनों को ब्रेक डाउन कीजिए राजपूत लेंस से। मिलिट्री पावर मतलब क्या, डिप्लोमेसी मतलब क्या? जिसके पास ज्यादा सेना होगी, जिसके पास ज्यादा आर्मी होगी, उसके जीतने के चांस रहेंगे। या सेना भले थोड़ी कम है लेकिन बहुत बहादुर है लड़ने वाले लोग, इसलिए भी आप जीतेंगे, है ना। बहुत ऐसे युद्धों के एग्जांपल मिल जाएंगे कि वो लोग कम थे, उसके बावजूद उन्होंने सामने वाले को हरा दिया था। जैसे बैटल ऑफ हल्दीघाटी है, तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, अकबर के पास में 5000 है, लगभग डबल है। उसके बावजूद महाराणा प्रताप उस युद्ध को जीत जाते हैं। तो ये वो साफ साफ दिखता है कि डिप्लोमेसी मतलब, जैसे ये मेवाड़ वालों ने और आपके मराठों ने भी बाद में उसको बहुत अपनाया कि ज्योग्राफी का फायदा उठाया उन्होंने। उनकी ज्योग्राफी में पहाड़ है, माउंटेन्स है, इसलिए दुश्मन को अंदर खींच के लाओ, पहाड़ों की तरफ लाओ, और जब वो पहाड़ों में आएगा तब बड़े रास्ते नहीं है, चौड़े रास्ते नहीं है, बहुत नैरो रास्ते हैं, तब जैसे अंदर घुसेंगे तब मारेंगे। तो डिप्लोमेसी है ना, कि उनको अंदर लाया जाए, पूरा जितना खींच सकते हैं उतना अंदर खींचा जाए। अच्छा, अंदर खींचा जाए और खींचने के बाद जैसे वो अंदर आ जाए उसके पीछे से सप्लाई बंद की जाए। ऐसे महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से 25 साल लड़ाई लड़ी है लगभग, 1572 के अंदर वो राजा बने हैं और 1597 में उनकी मृत्यु है। और उसमें शुरुआत के लगभग 15 साल युद्ध है। उसमें उन्होंने मेवाड़ के प्लेन एरिया के अंदर जितनी जनता रहती थी उसको भी पूरे को माउंटेन एरिया में शिफ्ट कर दिया, हिल एरिया में शिफ्ट कर दिया, कि पब्लिक भी प्लेन में नहीं रहेगी। कारण यदि पब्लिक प्लेन के अंदर रहेगी तो वहां पे अनाज उत्पादन करेगी, कुछ ना कुछ उगाएगी तो मुगलों को खाने के लिए मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए इनके पास, तो कैसे लड़ेंगे? तो इसका मतलब सप्लाई कहीं दूसरी जगह से मंगवानी पड़ेगी। तो फिर मुगल अजमेर से अपनी सप्लाई मंगवाते, अजमेर सप्लाई के तो बीच में लूटेंगे।
तो लड़ाई को, ये डिप्लोमेसी है पूरी तरीके से, लड़ाई को बहुत कठिन बना देंगे। आप राजस्थान कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फोर्ट्स बने हुए बहुत ऊंचे हैं, बहुत पहाड़ों पर बनाए गए, उनके रास्ते बहुत आपको यूं वैसे मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रास्ते मिलेंगे, उनकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें टाइप की मिलेगी। ये इसीलिए था, इवन चारों तरफ ट्रेन खाइयां बनवाते उनके चारों तरफ, उनमें पानी भरवा के रखते कि दुश्मन डायरेक्ट सीधा सीधा अटैक ना कर दे आप पर। डिप्लोमेसी ये भी है कि आपको लगता है कि भाई इसको अपना दोस्त बनाना है, तो आप उसे शादी ब्याह के माध्यम से या और किसी माध्यम से भी उनको आप अपना दोस्त बना के रखते हैं। जानवरों का प्रयोग होता था युद्ध में घोड़े के अलावा? हाथी राजस्थान के युद्धों में बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि हाथी की वजह से बहुत सारे युद्धों में नुकसान झेलने पड़े। राजा पोरस हाथी पर बैठ के लड़ रहा था। हाथी के साथ क्या दिक्कत होगी, हाथी दूर से दिखता है, और राजा जब हाथी पर बैठता तो पूरा यूं मुकुट वुकुट पहन के बैठता, इसलिए दुश्मन सैनिकों को दूर से दिखता था राजा है।